अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने अभी आज से एक नया कोर्स शुरू करना है जो कि है रिएक्ट जेएस। तो आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि रिएक्ट जेएस है क्या, एक्चुअल में रिएक्ट जेएस क्यों हमें सीखनी चाहिए 2025 में। तो चलिए वीडियो पे और देखते हैं कि हमारे लिए रिएक्ट जेएस क्यों इम्पोर्टेंट है और हमारा करियर इससे कैसे बेहतर होगा। अच्छा जी, हमने जैसे कि देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि रिएक्ट जेएस हमने क्यों पढ़नी है, उसका क्या फ़ायदा है और 2025 के लिए क्या रिएक्ट जेएस ठीक है पढ़ना या नहीं। उससे पहले हम रिएक्ट जेएस पे मूव होने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने आज तक स्मैश कोड के चैनल में क्या क्या पढ़ लिया। तो स्मैश कोड के चैनल में हमने सबसे पहले तो पढ़ा HTML को। ठीक है, ये HTML की प्लेलिस्ट है। जब आप इस चैनल पे आएंगे तो प्लेलिस्ट वाले टैब में है हम। उसके बाद हमने कुछ फ्रीलांसिंग के हवाले से भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, CSS पढ़ी है। फिर उसके बाद हमने गिटहब को और नेटलीफाई को देखा कि हमने फ्री में अगर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर फाइवर के बारे में हमने कुछ गाइड्स ली हैं, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ गाइड्स ली हैं और उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप को पढ़ा जो कि एक CSS का ही फ्रेमवर्क है। उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट को पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, डिटेल से जावास्क्रिप्ट को पढ़ा हमने। कुछ हमारी क्रैश कोर्सेज आए HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह के। फिर हमारा ये वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल 1 ख़त्म हो गया। उसमें हमारे पास थी HTML CSS बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। फिर हमारा वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल 2 शुरू हुआ जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ी एडवांस CSS। ठीक है, उसके हमारे पास काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं। फिर हमने देखा एनिमेशंस कैसे होती हैं और डिफरेंट किस्म की एडवांस चीज़ें देखी CSS की। फिर हमने उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ी, जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ ली है। एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ी हमने और देखा कि जावास्क्रिप्ट एडवांस अगर हो जाए तो हम कैसे पावरफुल काम जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग से प्रोजेक्ट्स भी बनाए जो कि हमारे पास इस प्लेलिस्ट में डिफरेंट किस्म के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। डिफरेंट के CSS के हैं, जावास्क्रिप्ट के हैं, API के हैं। तो ये सारा कुछ हमने कर लिया। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा हम एक नया स्टेप लेने लगे हैं और बोल्डर स्टेप लेने लगे हैं, वो है रिएक्ट जेएस। और अब आज के हमने इस लेक्चर में सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है, तो हमने क्यों पढ़नी है और उसका क्या काम है। अच्छा जी, रिएक्ट जेएस जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है, जब हमने एक देख रहे थे कि हमारा नेक्स्ट अब क्या कोर्स आएगा, उसमें भी मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट की रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है और वो यूज़र की इंटरफेस को बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है। यानी जो हमें सामने चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, सामने भी हमें नज़र आ रहा है, ये यूज़र इंटरफेस है। एक चीज़ बैकएंड होती है, वो अलग होती है। ठीक है, वो बैकएंड इंटरफेस आएगा या डेटाबेस का वो चीज़ होगी। इसका यूज़र इंटरफेस के लिए बनाने के लिए जो हम लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की यूज़ करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली और फेमस लाइब्रेरी है वो है रिएक्ट जेएस। और वो किसने बनाई थी जी? फेसबुक ने डेवलप की थी, जिसको हम आजकल मेटा भी कहते हैं। ठीक है, और ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो एक पेज की वेबसाइट होती है, बस उसको एक टर्म दी हुई है कि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है इसका। अब वो कंपोनेंट बेस्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे सपोज करें हमने एक वेबसाइट बनाई, उसका एक हेडर बनाया, उसका एक फुटर बना दिया। अब हमारे 36 पेज हैं उस वेबसाइट के, तो हमने 36 दफ़ा हेडर को कॉपी करना है और 36 दफ़ा फुटर को कॉपी करना है। इसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हेडर का एक कंपोनेंट बनाते हैं और वही आपने जहाँ जहाँ यूज़ करना है सिर्फ उसका एक कंपोनेंट, मतलब बिल्कुल छोटा सा एक लफ्ज़ लिखना होता है और वो वहाँ पे रेंडर हो जाता है, वहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, यानी कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं बार बार एक ही कंपोनेंट को। ओपन सोर्स है, हमारी कम्युनिटी ड्रिवन है, यानी इसके आपको अगर कोई इशू आता है तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, ChatGPT पे, कहीं पे भी देखेंगे तो ऑलरेडी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसमें आपको वो सपोर्ट भी अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी कि ये काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क के साथ ईजीली इंटीग्रेट हो जाता है। यानी आप कोई भी लाइब्रेरी देखेंगे या कोई भी नया फ्रेमवर्क आ रहा है तो उसको आप देखेंगे कि वो रिएक्ट जेएस को सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे लिखा होगा कि वो रिएक्ट जेएस को सपोर्ट करता है। और हम एंड पे भी देखेंगे कि नेक्स्ट चीज़ के अंदर इसका क्या किरदार है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम वीडियो के एंड पे देखेंगे। रिडक्स भी रिएक्ट जेएस को सपोर्ट करता है। इसके फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो जैसे मैंने पहले बताया कि कंपोनेंट बेस्ड फीचर हैं इसके, आर्किटेक्ट होता है इसका, तो वो बहुत ही इसका एक मेन फीचर है जिससे हमारा काम इंतहाई आसान और इंतहाई अच्छे वे में हो जाता है। बहुत आसानी से आप इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने काम को, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनती हैं। अब उसमें बड़े बड़े बहुत सारे पेजेस होते हैं तो आप उसको ईजीली टैकल कर सकते हो। इसमें एक वर्चुअल डोम होता है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि वो अगर आपके पास इस पेज में ये चीज़ चेंज हुई है ना, बाकी पेज सेम है, ठीक है,
तो वो उस पेज में सिर्फ इस पेज को ही दोबारा इस जगह को ही रेंडर करेगा, बाकी पिछला ही रेंडर कर देगा। इससे क्या होगा, आपकी कैशे दोबारा यूज़ नहीं होगी, आपकी रैम दोबारा यूज़ नहीं होगी, आपका इंटरनेट दोबारा यूज़ नहीं होगा ज़्यादा। यानी कि आपका जो लोडिंग टाइम है समराइज़ करके वो कम हो जाएगा। यानी उसने अगर एक पेज में 36, एक वेबसाइट में 36 पेज हैं, ठीक है, एक पेज में कोई आपने चीज़ ऐसे क्लिक करने पे अपडेट की है, यानी डेटाबेस में अपडेट हुई है या API से अपडेट हो रही है, तो वो सिर्फ उस पेज के उस हिस्से को अपडेट करेगा और बाकी सारी चीज़ें पुरानी ही रेंडर करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे आपकी जो लोडिंग टाइम है और यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके अलावा इसका डिक्लेरेटिव सिंटैक्स है, यानी कि आप इजीली जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं उसी तरह आप इसको रिएक्ट को भी लिख सकते हैं, और उसमें आप बता सकते हैं कि कैसे UI इसका हो, और सारा यानी बड़ा अच्छा सा आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी इंग्लिश के साथ साथ लैंग्वेज के अंदर। और इसके अंदर डाटा का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जिससे कम से कम कन्फ्यूजन होती हैं और इजीली आप डिबग कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी इशू आ जाता है। अब हम देख लेते हैं इसको हमने 2025 में क्यों सीखना है। सबसे पहले है जी इंडस्ट्री लीडर, ये जो हमारी जो इस वक्त की इंडस्ट्री है वेब ऐप डेवलपमेंट की, उसमें React.js सबसे टॉप पे है, ठीक है, फ्रंट एंड लाइब्रेरीज में। तो इसलिए हमने 2025 में React.js को ही लर्न करना है और उसको सीख कर अपनी एक बेस जो है उसको और स्ट्रॉन्गर बना लेना है वेब एप्लीकेशंस के अंदर। जो हम पहले आज तक पढ़ते रहे हैं उसमें हम वेबसाइट्स बनाते थे, अब हम वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं, ठीक है, उससे हम आगे चले गए। अब जो टॉप कंपनीज हैं जी, टेक जाइंट्स हैं हमारे, नेटफ्लिक्स है, मेटा है, Airbnb है, शॉपिफाई, ये सारी चीज़ें रिएक्ट के ऊपर बनी हुई हैं और उसके ऊपर ही स्केल हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए भी हमने ये सीखनी है, ताकि अब अगर जाइंट एक सीख रहा है या जाइंट एक यूज़ कर रहा है उस लाइब्रेरी को या उस फ्रेमवर्क को, तो जाहिर सी बात है कि वो वर्थ इट है, इसलिए आपने भी वो सीखनी है। करियर की डिमांड के वाले से अगर हम देख लेंगे तो हमारे पास रिएक्ट की जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं अक्रॉस ग्लोबल मार्केट। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, आपको बाहर भी अगर अपनी जॉब अप्लाई करनी है और आपको React.js आती है तो आपको ये बहुत ज़्यादा एज दे देती है। तो फाइनल हमारे जो आज का कंक्लूजन है इस लेक्चर का, तो वो यही है कि हमने React.js को कंटिन्यू करना है और वो हमारी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का कह लें लीडर बन रही है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, कि आपकी डिफरेंट लाइब्रेरीज इंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है। और जो मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड पे एक चीज़ बताऊंगा, अब आप लोगों ने एक बज़वर्ड सुना होगा Next.js, कि Next.js आ गई है, Next.js सीख लो, अब React नहीं सीखनी है वो लेटर। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप डायरेक्ट Next.js चले जाते हैं ना सीखने, तो आप उतना काबिल नहीं बन सकते कि अगर कोई बंदा React.js सीखे और उसके बाद वो Next.js सीखे। जैसे कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट ना सीखी और आप React.js सीख लें, तो वो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते जिसने जावास्क्रिप्ट भी सीखी हो और जिसने React.js भी सीखी हो, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप React.js की हमारी अगले सैटरडे से वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी, आपने वो देखनी है और उसके बाद Next.js सीखनी है, ठीक है। कहीं पे भी रुकना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा React.js सीख के आपकी ख़त्म हो जाएगी, सारी वेब एप्लीकेशन आपको आ गई। मैं बस बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप React.js सीखे बगैर Next.js पे चले जाएंगे, हाँ हो सकता है आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएँ, हो सकता है आपके प्रोजेक्ट बन भी जाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक गैप होगा जिसको फुलफ़िल करने के लिए आपको वापस React.js सीखनी पड़ेगी, या उससे कॉन्सेप्ट्स कम से कम आपको यूट्यूब से जाके दोबारा से लेने पड़ेंगे। तो ये मेरा कंक्लूजन है कि आपको React.js सीखनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे हफ्ते से, जैसे कि आपको पता है, हमारे रूटीन लेक्चर हैं, हर सैटरडे 6 PM हमारे यूट्यूब पर लेक्चर आता है, वो आपने लाजमी लेना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।